morning everyone. How are you all? I hope everyone will be fine at your home. So today's topic is process of preparing accounting equation from the chapter 6, that is accounting equation. In earlier lecture we was discussed about some terms regarding accounting equation and the concept that is related to clear concept, in which we discuss about capital, liability, expenses, assets and revenue. I hope everyone will be revise this topic and understand this topic which I was explained earlier. In this lecture we start the process of accounting equation. So there are some steps regarding process of accounting equation. The first step is that analyze the transactions to ascertain to which variable of accounting equation it affects by using clear. तो पहला स्टेप क्या है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का? मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. दिस इज ए इक्वेशन ऑफ अकाउंट्स. मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है. तो पहले स्टेप में जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या एनालाइज करना होता है? आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन होगा, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगे. तो उन ट्रांजेक्शन्स को आपको पहले स्टेप में क्या करना है? एनालाइज करना है कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन है. ठीक है, टू असरटेन विच वेरिएबल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इट इफेक्ट. और उसके बाद ये पता लगाना है कि हमारे जो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसका कौन सा वेरिएबल हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की कौन सी साइड को इफेक्ट करेगा. और ये इफेक्ट हम क्लियर के थ्रू जान पाएंगे. मैंने आपको बताया था क्लियर कंसेप्ट के थ्रू में पता लग जाता है कि लायबिलिटी से रिलेटेड चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या एसेट से रिलेटेड, या एक्सपेंस से रिलेटेड, या कैपिटल से रिलेटेड. तो वो क्लियर के थ्रू हमें पता लग जाता है. ठीक है. सेकेंड स्टेप, हमें पहले स्टेप में क्या करना है? ट्रांजेक्शन को, लेन देनों को एनालाइज करना है. उसके बाद ये पता करना है कि उस लेन देन का हमारे दोनों ही साइड, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों ही साइड में किस टाइप से कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है. उस किस साइड को डिक्रीज कर रहा है, किस साइड को इंक्रीज कर रहा है, या सेम साइड को कर रहा है. जैसे मैंने आपको इफेक्ट्स बताए थे, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके इफेक्ट पड़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे. तो कई ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी सेम साइड पे पड़ता है, और कई ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की अपोजिट साइड पे. तो वही टाइप से यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, या एनालाइज करते हैं कि ट्रांजेक्शन का ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो अकाउंटिंग इक्वेशन की कौन सी साइड को इफेक्ट कर रहा है. तो पहला स्टेप है. देन सेकेंड स्टेप इज दैट डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. वही सेम कंसेप्ट आ गया. पहले तो एनालाइज कर लिया ट्रांजेक्शन किस टाइप की है, अकाउंटिंग इक्वेशन कि कौन से वेरिएबल को इफेक्ट करेगा, और ये क्लियर से पता लगेगा. जैसे क्लियर में हमने बताया ना 5 कंसेप्ट्स होते हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एसेट इक्वल टू प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये क्लियर से ही रिलेटेड होता है. तो हमें उस चीज का पता लग जाता है कि कहाँ पे ये इफेक्ट हो रहा है. सेकेंड स्टेप में आपको उस इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि उस इफेक्ट से कौन सी साइड में इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, और कौन सी साइड डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है. क्लियर? अभी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा होगा, तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट इजिली क्लैरिफाई हो जाएगा. थोड़ा सा अगर प्रोसेस में किसी को लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत इजिली आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट. ठीक है. देन से थर्ड स्टेप इज दैट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलिवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन. अब हमने पहले में एनालाइज किया, फिर उसके इफेक्ट को चेक किया, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है. तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया. रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलिवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन. दोनों ही साइड में कितना कितना चेंज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, उसके इफेक्ट को हमने क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है. तो ये 3 स्टेप ही हैं आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के, अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रोसेस को, जिसमें आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना हो, तो पता लगाना होता है उसके कौन से वेरिएबल इफेक्ट डाल रहे हैं. दूसरे में उस इफेक्ट से कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है. तीसरे स्टेप में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ठीक है. अब
एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, एक बिजनेस फर्म है, या आप बोल सकते हो ये हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन लेन देन किए जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई आप फर्म या कोई भी कंपनी या फर्म कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो उस फर्म में ऐसे बहुत सारे लेन देन किए जाते हैं जो एक बिजनेस फर्म को करने पड़ते हैं। तो जैसे उन लेन देनों से ही हमारी फर्म की जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इन सभी ट्रांजैक्शन से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो इफेक्ट करती है। तो जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, फर्म अगर स्टार्ट करी है तो कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, बिना कैपिटल के, बिना पैसे के तो स्टार्ट नहीं होगी। तो जब भी फर्म स्टार्ट होगी तो हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैपिटल का, ठीक है। तो जब भी आप किसी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसको हम वेरिएबल मान रहे हैं तो इसे क्या कर देना है, ऐड, ठीक है। उसी तरह अगर फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इसे भी ऐड करना है, लेकिन करना क्या है, प्रॉफिट्स को हमें कैपिटल में क्या करना होता है, ऐड। इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड करके दिखाया जाएगा, थ्रू कैपिटल। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे तो ऐड करना है और लॉस होंगे तो माइनस करना है, ठीक है। अब तीसरा है एसेट। अगर कोई एसेट फर्म परचेज कर रही है तो हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज की सिचुएशन में क्या करोगे, ऐड ही तो करोगे ना। हमारे पास बढ़ गई है कोई एसेट, प्रॉफिट बढ़ गया तब भी ऐड करोगे, कैपिटल बढ़ गई तब भी ऐड करोगे, कोई एसेट परचेज करी तब भी एसेट बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड। उसी तरह लायबिलिटी अगर कोई क्रिएट होगी, जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया है तो स्टॉक तो आया ही, साथ में क्या इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ, तो उस लायबिलिटी भी अगर इंक्रीज होगी तो आपको उसको क्या करना है, ऐड, ठीक है। उसी तरह इसके अपोजिट साइड पे चलते हैं जहां पे हमें सभी टर्म्स को क्या करना होता है, लेस। सभी टर्म्स को क्या करना होता है, लेस, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को आपको लेस के, जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग मैंने आपको बताया था, फर्म से जो भी ऑनर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कैश निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग। तो पैसा लगाया, पैसे, उस पैसे में से कुछ सामान या कुछ कैश निकाल लिया गया एज ए ड्राइंग, तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। निकाला जा रहा है, माइनस ही तो होगा, तो हम उसे क्या कर देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन से माइनस। उसी तरह अगर जैसे प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो हमें क्या करना है, लेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, लेस। तीसरा है हमारा एसेट सेल। अब जैसे मैंने एसेट परचेज करी थी तो बढ़ गई थी एसेट, और उसी एसेट को अगर मैं सेल कर दूं तो कम हो जाएगी वो एसेट, मीन्स हमें उसे कम हो गई है तो उसे क्या कर देना है, लेस। मीन्स हम उसे माइनस में दिखाएंगे क्योंकि अब खत्म हो चुकी है वो हमारे पास। उसी तरह लायबिलिटी, कोई जैसे क्रेडिटर इंक्रीज हुए थे, अब उनकी पेमेंट कर दी। जो क्रेडिटर यहाँ राइज हुए थे उनको हमने पे कर दिया, तो उस कंडीशन में जब पेमेंट होगी तब हमें उसे माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इन सभी को क्या कर देना है, लेस करके दिखाना है, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वेशन बना के चलते हैं, तो अगर इंक्रीज हो रही होती है कोई कैपिटल, प्रॉफिट, एसेट या लायबिलिटी तो उसे क्या करोगे आप, ऐड। उसी तरह अगर डिक्रीज हो रहा है ड्राइंग के थ्रू, लॉस के थ्रू या एसेट सेल के थ्रू या लायबिलिटी पे हो रही है तो उससे क्या करोगे आप, लेस करोगे। तो इन सभी वेरिएबल्स को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी अभी। तो एक न्यूमेरिकल ले रही हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन गिवन है, ठीक है, दीज आर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो आपको ये सॉल्व करनी है एक अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। तो क्या क्वेश्चन है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन कैश। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख, ठीक है। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। तीसरी क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेजर सम्राट फर्नीचर ₹20,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश।
पेड मेजर सम्राट फर्नीचर इन कैश। ठीक है, तो आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इन इक्वेशंस को कैसे लिखोगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे पहली एंट्री क्या है, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें क्या लिखनी है, नंबर 1 डालना है। पहले मैं एक फॉर्मेट बताती हूँ आपको कैसे बनाना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, आपको फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाना है ट्रांजेक्शन्स का, और तीसरा कॉलम बनाना है जिसमें आप लिखोगे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज ट्रांजेक्शन एंड थर्ड कॉलम इज हैविंग 2 पार्ट, दैट इज फर्स्ट में आपको लिखना है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है वो इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, सचिन स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसको लेके चलते हैं क्वेश्चन को। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने का किया है, 1 लाख का इन कैश में। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन उसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में आपको लिखना है। ठीक है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस। अब उसने बिजनेस इन कैश भी लिख दीजिए आप। तो एसेट में एक एसेट के अंदर आता है आपका कैश। ठीक है, मैंने एसेट्स बताई थी आपको, बहुत सारी एसेट के अंदर ऐसी कौन कौन सी एसेट्स आती है। तो पहली एसेट होगी कैश। तो जब बिजनेस में कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कैश के साथ किया जाता है, तो कितना कैश आ रहा है, 1 लाख। ठीक है, अब कैश आ रहा है, अगर कैश आती है जितने से स्टार्ट होता है बिजनेस, उतनी ही क्या हमारी इंट्रोड्यूस होती है, कैपिटल। क्या इंट्रोड्यूस होती है, कैपिटल। तो ये मैंने लिख लिया कैपिटल। कैश बिजनेस स्टार्ट किया, एक साइड हमारी एसेट में कैश बढ़ गई। मैंने आपको बताया था हमेशा ही एसेट किसके इक्वल होंगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। तो अभी लायबिलिटी तो नहीं आई है हमारी, कोई एसेट आई है 1 लाख की जो कि कैश की फॉर्म में आई है, उतना ही कैपिटल इंक्रीज हो गई है। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया, जब कैश लगाया तो जितना कैश होता है उसे हम कैपिटल मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब लेते हैं हम सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। सेकेंड एंट्री क्या है, परचेज्ड गुड्स इन कैश। अब हमने गुड्स परचेज करी है, कितने में करी है, कैश में करी है, 50,000 की कैश में करी है। अब एक चीज ध्यान रखना, पहली एंट्री में क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई चेंज नहीं आया है पहली एंट्री के बाद, तो न्यू इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उस अमाउंट में सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे परचेज गुड्स इन कैश, जब आप गुड्स को कैश में परचेज करोगे तो आपके पास से क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, अब जैसे मेरे पास 1 लाख कैश था, इसमें से मैंने 50,000 का सामान खरीद लिया। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और 50,000 का उसमें से सामान खरीद लिया। 50,000 का सामान खरीदा तो कैश में पेमेंट करी ना, तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 50,000। अब 50,000 का सामान खरीदा है तो हमारे पास सामान के साथ क्या बढ़ा, सामान भी तो बढ़ा। कितने का, 50,000। समझ में आ रहा है सबको, देखिए परचेज गुड्स इन कैश, 50,000 का अगर सामान खरीदा है तो सबसे पहले तो सामान बढ़ जाएगा। सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश। तो जो डिक्रीज हो रहा है उसे कर दो माइनस, जो इंक्रीज हो रहा है उसे कर दो प्लस। ठीक है, अब आपको अगले कॉलम में, यहां नहीं लिख रही हूं मैं इसको, अब आपको एक लाइन लगानी है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और यहां तक लाइन लगानी है यूं, और यहाँ पे लिखना है न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन, अब 1 लाख में से 50,000 चले गए, हमारे पास कितने बचे, 50,000, और स्टॉक तो है ही है हमारे पास 50,000 का, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास
अब देखिए एक चीज ध्यान रखने, मैंने आपको बताया था दोनों ही एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। एसेट में भी 1 लाख है और कैपिटल तो ऑलरेडी है ही है, तो दोनों इक्वल चल रहे हैं ना। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, थर्ड क्या थी हमारी ट्रांजेक्शन? परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेजर सम्राट फर्नीचर ₹20,000। एक फर्नीचर परचेज किया गया, किससे? व्यापारी से करा गया। मेजर्स मीन व्यापारी, जिसका नाम है सम्राट फर्नीचर्स। कितने का खरीदा गया है? 20,000 का। अब ट्रांजेक्शन को पहले समझते हैं। हमने एक फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, एक फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन ऐसी कोई अमाउंट, जब बोल सकते हो आप, कोई भी डिटेल ट्रांजेक्शन्स को क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि कैश में परचेज किया है या कैसे किया गया। तो इस टाइप की जब भी ट्रांजेक्शन होगी आपकी परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेजर सम्राट, तो आपको क्या मान के चलना है? हमने कैश में पेमेंट नहीं करा है, क्योंकि कैश तो मेंशन ही नहीं है, पर्सन का नाम है और हमने एक फर्नीचर खरीदा है, तो नॉर्मली फर्नीचर टू सम्राट फर्नीचर्स होगा। तो मीन्स हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में। तो आपको एंट्री क्या करनी है? एक तो हमारे पास जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास फर्नीचर बढ़ जाएगा, लेकिन कैश तो जा ही नहीं रहा है। क्या जा रहा है फिर? क्रेडिटर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप पे क्या लिखना है? क्या जो सामान आया है हमारा नया, फर्नीचर आ गया ना, फर्नीचर आ गया है, और दूसरी साइड यहाँ पे क्रेडिटर। जिस भी पर्सन से उधार खरीदते हैं ना, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सम्राट फर्नीचर से 20,000 का सामान आया है, कैश में नहीं आया है, उधार खरीदा है, तो उस पर्सन को हम क्या मान के चलते हैं? क्रेडिटर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, जैसे इसमें गुड्स का मीनिंग होता है कि हमने सामान खरीदा, लेकिन फर्नीचर कोई सामान नहीं, ये एक एसेट है। ठीक है, गुड्स तो हमने अपने बिजनेस जो भी चला रहे होंगे, जैसे कि एक दुकानदार है, उसका टॉयज की शॉप है, ठीक है, तो अगर वो टॉयज ही मंगा रहा है तो वो उसके लिए क्या है? गुड्स। लेकिन अगर वो अपने दुकान के लिए कोई फ्रिज मंगा रहा है या कुछ और मंगा रहा है, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। उसी तरह उसने फर्नीचर मंगाया है, हमने फर्नीचर मंगाया अपने बिजनेस में, किससे मंगाया? उधार, सम्राट फर्नीचर से। तो एंट्री क्या करनी है आपको? परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर्स। अब फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे, अब एक चीज ध्यान रखना, आप इस इक्वेशन को टच नहीं करोगे, आप जो आपने न्यू इक्वेशन बनाई है ऐसे ही रहने वाली है। अब इसको रहने दीजिए हमें, और जो टर्म जिसके, जैसे कैश के नीचे कैश लिखना है, स्टॉक के नीचे स्टॉक। और फर्नीचर यहाँ है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन दिखाऊंगी। कितने का फर्नीचर आया है? 20,000 का। क्रेडिटर कितने के बड़े हैं? कुछ कैश में तो नहीं पे किया ना, तो यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा। अब न्यू इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन का मीनिंग है जो पिछला बैलेंस चल रहा है उसमें ये वाला प्लस करने के बाद हमारे पास अब कितना बैलेंस बच रहा है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले 50,000 कैश था हमारे पास, ठीक है, फिर हमने स्टॉक बढ़ा लिया अपना सामान, फिर फर्नीचर खरीदा हमने, फिर क्योंकि जिनसे खरीदा था तो उन लोगों को भी तो पे करना है फ्यूचर में, और कैपिटल तो है ही हमारे पास 1 लाख की। अभी तक ये बिजनेस चल रहा है हमारा, दोनों इक्वल है ना, 1,20,000 1,20,000 इक्वल रहनी चाहिए आपकी ये ट्रांजेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। अब गुड्स सेल करी हमने कितने की? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000। तो हमारे पास सबसे पहली चीज कैश कितना आ रहा है? 35,000। ठीक है, और सामान कितने का जा रहा है? 25,000 का। और अब 35 का कैश आ रहा है, 25 का सामान जा रहा है, तो प्रॉफिट भी हो रहा है। कितने का हो रहा है हमें? 10,000 का। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन करनी है। क्या करोगे? 50,000 में से 35,000 प्लस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 85,000। 50,000 में से 25,000 माइनस किए 25,000 प्लस
20,000 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 20,000 न्यू इक्वेशन में, प्लस 1,10,000, ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब लास्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। वो ट्रांजेक्शन क्या है? पेड मेजर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है? जो भी हमने मेजर सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया था उन्हें पेमेंट कर दी। पेड मेजर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश। जो भी व्यापारी थे सम्राट फर्नीचर्स के, उनको हमने कैश में पेमेंट कर दी, लेकिन अमाउंट गिवन नहीं है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमाउंट इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि हम वही पेमेंट कर रहे हैं जो हमने उनसे पहले क्रेडिट परचेज करी थी। तो ये हमने एक 20,000 का फर्नीचर परचेज किया था ना, इसकी पेमेंट हो रही है यहाँ पे। तो 20,000 का फर्नीचर था, अब इसको पे किया जा रहा है, तो कैश जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है, साथ में क्या खत्म हो रहे हैं? हमारे क्रेडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी? -20,000। और यहाँ पे क्योंकि क्रेडिटर भी हमारे क्रिएट हुए थे जब हमने उधार खरीदा था, तो इनको भी क्या कर दो? माइनस कर दो। ये भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए। तो यहाँ पे जब मैं इस 20,000 को माइनस करूंगी तो बैलेंस आएगा 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। इसको के दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया नील, प्लस 1,10,000, ठीक है। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब हमें चेक कैसे करना है कि हमने क्वेश्चन सही किया है? तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,10,000। अब इस साइड का टोटल करते हैं हम। यहाँ पे मैं टोटल अगर लिख लूं तो क्या आएगा? 65,000 प्लस 25,000, 90,000 प्लस 20,000, 1,10,000 मीन्स हमारी इक्वेशन करेक्ट है। क्लियर? दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ गए होंगे ये कंसेप्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। टू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।